जाट मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसकी स्टार्टिंग करने के मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड के पास में स्टोरी टेलिंग करने का ना तो टैलेंट है, ना लिखने का टैलेंट है, ना ही अच्छे राइटर्स की उनके यहाँ पर कोई इज्जत है। इसकी स्टार्टिंग मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जब से भारत राममय हुआ है तब से भारत में राम जी को लेकर के, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के फिल्में बनानी बहुत अच्छे से शुरू हुई हैं, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग या फिर वो डेडिकेशन उन लोगों के अंदर नहीं रहा है जितना कि आपको साउथ में मिल सकता है। आपने राम सेतु देखी, आपने फिर सिंघम देखी, ये सारे के सारे राम जी के कॉन्सेप्ट पर बनी हैं, लेकिन उन फिल्मों को उतने ही भद्दे तरीके से दिखाया गया जितनी कि हम बॉलीवुड से उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर तेलुगु सिनेमा कोई फिल्म बनाता है तो वो किस प्रकार की होगी, वो बनेगी फिर जाट। या मैं इस रिव्यू की शुरुआत इस प्रकार भी कर सकता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उस चीज़ को लेकर के इस फिल्म का ऐसा मसाला बनाया गया है कि आप उस चीज़ को नोटिस भी करोगे, लेकिन ढंग से नोटिस ना करते हुए भी अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि यार इतनी छोटी सी बात के ऊपर स्टार्टिंग करते हो पूरी फिल्म बना दी, 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एम्पायर ख़त्म कर दिया। फिल्म के अनुसार जो पूरी की पूरी कहानी है वो 10 घंटे में पूरी समाप्त हो गई। फिल्म की जो टाइमिंग है यानी कि 2-2.5 घंटे, उसके अंदर अंदर फिल्म समाप्त हो गई। लेकिन इतनी ग्रिपिंग है, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग है और इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि उसमें आपको भाई ये भी नहीं पता लगेगा कि कितनी सारी टीचिंग्स ये फिल्म हमें देकर के चली गई। फिर भी मैं शुरुआत कर देता हूँ सॉरी बॉल से। सॉरी बॉल। अबे हवा आने दे, चला। सनी देओल एक बंदे को बोलता है कि भाई सॉरी बोल दे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि रास्ते चलते किसी का स्कूटर आपके पैर पर लग गया हो और आप बोलते हैं सॉरी बोल दे। वो कहता है कि तू जानता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मिनिस्टर होगा, यार तू अपने रास्ते चल। जाट वैसा नहीं करता है। जाट बोलता है कि अच्छा वो सॉरी बोलेगा, चल उसके पास चलते हैं। ये चीज़ हर एक के साथ होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि तू जानता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, तू जानता नहीं है कि मेरे पीछे कौन है, सीधे समझ जाओ कि इसकी इस बदतमीजी के पीछे उसी का हाथ है और अगर इसको ठीक करना है तो गुद्दी उसकी पकड़नी पड़ेगी। लेकिन ये काम हर एक कोई नहीं कर सकता। ये इस फिल्म में करके दिखाता है सनी देओल। और इसमें कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो जाट है ना, ये किसी कास्ट को लेकर के बनाया गया है। इसके लिए जब आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका नाम जाट क्यों है। दूसरी चीज़ कि हमने जब छावा देखी थी, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे बहुत सारे साथियों ने, भाइयों ने ये कहा था कि इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई है। और ये मैं भी मानता हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन मैं ये भी मान रहा था कि अगर कोई वेब सीरीज़ बने, यार अगर आप छत्रपति शिवाजी के महाराज के ऊपर या छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो आप 2.5-3 घंटे में उसको नहीं समेट सकते। या तो आपको उसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे या वेब सीरीज़ बनानी पड़ेगी। लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पर मिस नहीं करते। यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग किसी की स्टार्टिंग से मिड तक आती है, किसी की मिड से एंड तक कैरेक्टर बिल्डिंग या उसका पास्ट, उसका अतीत दिखाया जाता है। एक एक चीज़ जो भी इसमें घटित हुई है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा एक हाथ निकलता है खेत में, तो वो जो लाशें वहाँ से निकल करके गांव में पहुँचती हैं, जो सयामी खेर वहाँ पर खड़ी हुई है, जो लोग वहाँ पर आसपास में खड़े हुए हैं, एक एक का इतना ज़बरदस्त रोल, एक एक की अलग अलग कहानी, एक एक चीज़ का लास्ट में जाकर के मिलना, ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग पर ही बेस्ड होती हैं, जो चीज़ें हम हमेशा बॉलीवुड में मिस करते हैं। भाई गदर 2 से नॉस्टैल्जिक फीलिंग ज़्यादा मिल रही थी गदर 1 के हिसाब से, इसलिए हम उसको देखने के लिए चले गए थे। अगर स्टोरी टेलिंग के हिसाब से देखा जाए, सस्पेंस के हिसाब से देखा जाए, या फिर जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है उसके हिसाब से देखा जाए, तो गदर 2 कहीं पर नहीं टिक रही थी। गदर 2 ने जो काम किया है बढ़िया वाला, वो ये किया है कि सनी देओल को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सनी देओल का। सनी देओल ने बताया था गदर 1 के बाद मेरा जो करियर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। और मैं मानता हूँ कि अगर सनी देओल उस टाइम पर जो एक्शन कर रहे थे उसकी असल में डिमांड साउथ में थी, अगर वो साउथ में जाकर के वहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वहाँ के स्टोरी राइटर्स के साथ में काम करते ना, तो वो आज साउथ के और पूरे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार होते। मैं आपको बता दूं, साउथ में जिस समय पर एक्शन या मार धाड़ या मास सिनेमा बनना शुरू ही हुआ था, उससे पहले सनी देओल बॉलीवुड के अंदर वो धमाका, वो तहलका कर चुके थे। सलार में आपने देखा होगा कि प्रभास एक लोहे के पाइप को पकड़ के रखता है गुस्से में, थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ हटाता है वहाँ पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। इससे काफ़ी टाइम पहले बिग ब्रदर में सनी देओल एक ऐसा ही पाइप पकड़ता है, लेकिन भाई वो लोहा गर्म होकर के, लाल होकर के मुड़ जाता है। सनी अगर यहाँ मारता है तो बंदा बहुत दूर पड़ता है और वो
जस्टिफाइड भी होता है उसके शरीर के साथ या उसकी दहाड़ के साथ में। जिद्दी में उसने हाथ उखाड़ दिया था। ये सारी चीज़ें बहुत बाद में या फिर उसके भी कम लेवल पर बाद में साउथ में कॉपी हुई हैं। सनी देओल उससे बहुत पहले बॉलीवुड के अंदर अपना तहलका मचवा चुका था, लेकिन गदर जिस कॉन्सेप्ट पर बनी हुई फिल्म थी वो हमारे यहाँ के कचरावुड, कराचीवुड या दाऊदवुड में किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेड नहीं थी, इसलिए सनी देओल का बहिष्कार हुआ। आज की तारीख में अगर साउथ में उस बंदे ने एंट्री ली है तो वास्तव में वहां पर भी उसने इस चीज को जस्टिफाई किया है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। एक चीज मैं बहुत ही साफ कह दूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि सनी देओल बूढ़ा हो चुका है, अब उसके ऊपर एक्शन वगैरह नहीं जचता, लेकिन दूसरी बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि साउथ के अंदर उनसे भी बड़ी बड़ी एज के लोग जैसे कि कमल हासन है, रजनीकांत है, अजीत है, वेंकटेश है या फिर नागार्जुन है, इस तरीके के जितने भी एक्टर हैं वहाँ पर आज भी जो एक्शन करते हैं वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सनी किसी भी एंगल से नहीं लगते कि वो 68 के हैं। आप अपने घरों में जो 68 के हैं उनको भी एक बार देख लेना, उनसे तो बहुत बेहतर लगता है सनी देओल। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वो उड़ उड़ करके मारना युवाओं की तरह, वो चीज़ आप इसमें मिस कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन इसमें दिया गया है वो सनी देओल के लिए एकदम बेस्ट है। और इसमें रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो कहाँ से उठा और किस लेवल तक जाता है और उसके पूरी की पूरी लंका को समाप्त करने में अयोध्या से निकले हुए एक व्यक्ति ने कैसे 10 घंटे के अंदर अंदर समाप्त कर दिया। इस कहानी के साथ साथ आपको इस फिल्म में बहुत कुछ सीखने, जानने, साथ ही साथ सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन फील करने को मिलने वाला है। तो जिस चीज को हम बॉलीवुड में मिस करते हैं वो चीज हमको इसमें देखने को मिलती है। एक शिकायत बस रणदीप हुड्डा और सनी देओल की जो आमने सामने की फाइट क्लाइमैक्स में होती है उसमें थोड़ी बहुत आपको लग सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करती। बीजीएम बहुत अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि सनी देओल के साथ में कोई रोमांस सीन इसमें नहीं जोड़े गए, ना फालतू के कोई गानेबाजी है। लास्ट वाला जो सॉन्ग है बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके की कलर ग्रेडिंग की गई है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और अपना एनिमल वाला फ्रीडी भाई, वो क्या सीटी मारता है, उसकी बात पर सिनेमा हॉल बैठ करके सीटी मारता है। उसका एक बहुत छोटा सा कैमियो है लेकिन बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। रणदीप हुड्डा अपनी जगह, सनी देओल अपनी जगह, सयामी खेर अपनी जगह, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टार विस्टार में देता नहीं, साफ बता दूं सनी देओल और रणदीप हुड्डा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखने के पहले या बाद में पुलकित त्यागी द्वारा जाट मूवी के रिव्यू को देख रहे होंगे, 10 मिनट का अगर वीडियो होगा तो 5 मिनट आप सयामी खैर की बड़ाइयां सुनेंगे। वो आदमी भूल जाएगा कि इसमें सनी देओल और रणदीप हुड्डा भी थे। भाई पर्सनल मैटर है उसका। तो इसमें मैं सयामी खैर के बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, ताकि आप उसके बारे में जानने के लिए, उसकी एक्टिंग, उसके डायलॉग्स, उसकी एक्सप्रेशंस जानने के लिए आप पुलकित त्यागी का रिव्यू वीडियो देख सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको कैसी लगी, आप उसको कितने स्टार देते हैं, जरूर हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।